यस, गुड मॉर्निंग। सो आई होप सो संडे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं की ना? क्या किया? पढ़ाई के अलावा सब कुछ क्रक्स में बरका करी थी। क्या क्या रिवाइज किया था? अच्छा, तुमने कैसे कर लिया भाई? तुझे कितना? बेटा क्या गिर गया नीचे? सब ठीक है ना? हाँ जी मैडम, एब्सेंटिज्म बहुत हो रहा है, क्या चक्कर है? एक दिन आते हैं दूसरे दिन गायब। ओह, दैट इज अ वेरी गुड रीजन। दोनों रीजन बहुत बढ़िया, नींद भी लेट खुली और बारिश भी हो रही थी, है ना? वेरी गुड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ाई कर रहे हो सब घर जाके? सुशील कुमार, पढ़ाई हो रही है? देख ले। श्योर? अजय? यस सर। जब बेटा टेस्ट लूंगा तो पता चलेगा, तब यस सर क्या होगा देखना। कनिका, कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की? कर ली? कर ली? क्यों? कल क्या था, मुहूर्त नहीं था? पंडित जी ने मना किया था? बाहर, घर के गेट के बाहर? अच्छा अच्छा। हाँ पड़ोसी, मैं थोड़ी है बहुत। चलो मैं पूछूंगा तो बात करेंगे। चलो गुड है। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं। क्या कॉमिक्स? पक्का? ये देख लो, ये टेस्ट होने वाले हैं, मैंने इसलिए आते ही पूछा है। इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है? सीधा हाथ में टेस्ट होगा। क्या होगा टेस्ट का कोर्स? क्या होगा? तो जिस दिन टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले का कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ये कोर्स है। जैसे अगर मान लो मैं अभी कोई टेस्ट देता हूं और अभी दे नहीं रहा, तो हमने जो पास्ट में किया हुआ है एक दिन पहले तक का, ठीक है, वो सारा आपके कोर्स का पार्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज ये रूल रहेगा। कौन से सब्जेक्ट का होगा? तो मेरे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं मैं उसका कॉम्बो ऑफर भी दे सकता हूं, 2 का भी दे सकता हूं, 1 का भी, कुछ भी। सो मैं आपसे पूछता रहूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर, तो ये हिंट होगा आप लोगों के लिए कि सर टेस्ट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और मैं आज जैसे पूछा आप लोगों से तो मैं बता दूं कि मैं टेस्ट की ही बात कर रहा हूं। और जब जब आप हाँ कहते जा रहे हो, मेरा तब तक कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये मान के चल रहा हूँ कि पढ़ रहे हैं। अब जो नहीं पढ़ रहा बाय एनी रीज़न, बेटा वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रेगुलर घर जाके ऑन एन एवरेज 2 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे तो बहुत होते हैं। अगर आप ढंग से रिवाइज करोगे, मेरा जितना भी क्लास का है तो तीनों क्लास का अगर आप डेली भी रिवाइज करो तो मैक्सिमम हाफ एन आवर 40 मिनट्स में आप सारा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब उसकी शक्ल नहीं देखनी होती है, रिवाइज करने का मतलब उसे लिख के देखना है, ठीक है? दिमाग में फिट हो गया, उसे लिख के भी देखो क्या हम उसको एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी तो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आना है, लेकिन सब्जेक्टिव में बेटा आप लोगों को मालूम है कि आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आदत अभी से मेंटेन करोगे ना, तभी एग्जीक्यूटिव में जाके, नहीं तो वो आदत बिगड़ जाती है बेटा, ठीक है? तो लिखने की कोशिश करनी है। और खासकर लॉ के पेपर में लीगल जो मैं जैसे लैंग्वेज जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे पार्टनरशिप की लैंग्वेज जो हमने पढ़ी है, जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, डेफिनेशंस कभी भी अपनी लैंग्वेज में नहीं हो सकती, ये याद रख लेना, ठीक है? डेफिनेशन शुड बी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन आपको सेम एज इट इज लिखनी पड़ेगी। आप लैंग्वेज अपनी नहीं बना सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? सो चलते हैं आगे, जो पिछली क्लास का है रिकैप करें फटाफट से। हमने लास्ट क्लास में आई थिंक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड स्टार्ट किया हुआ था, डिमांड चैप्टर में, राइट? एंड इसमें हमने फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड कर लिया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ भी हो गया था, याद है? एक लास्ट रह गया था, फिफ्थ फैक्टर, अदर फैक्टर। लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप करते हैं। सर हमने लास्ट क्लास में कुछ नई चीजें सीखी थी,
ठीक है, फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, और हमने बात की थी कि हमारी जो कमोडिटी का नाम है वो क्या है, एक्स है। हम उस एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर जो एक्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है दैट इज उस एक्स का खुद का प्राइस, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके लिए हमने लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा था कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स, और वाइस वर्सा, ceteris paribus, that is other factors remaining constant, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हमने पढ़ा था, that is inverse relationship between price of the commodity and demand of such commodity, right? Second point हमने पढ़ा था price of related goods, price of related goods। याद है हमने related goods के बारे में काफी चीजें डिस्कस की थी। What are related goods? related goods का मतलब क्या है मैंने ये समझाया था। related goods are those goods which have, क्या होगा, जिसमें एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड चेंज हो जाएगी, उसे हम रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। नॉर्मली हमारा आंसर क्या होता है, जैसे ये नया बच्चा है, इसने अगर कॉमर्स पढ़ा है तो सीधा इसका आंसर क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। वो टाइप्स हैं, बट मीनिंग क्या है रिलेटेड गुड्स का, रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स जिसमें सर क्या रिलेशन है कि एक के प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड चेंज होगी। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो वो दोनों गुड्स आपस में क्या है, रिलेटेड गुड्स हैं। अगर ऐसा रिलेशनशिप नहीं है तो दोनों गुड्स क्या है, अनरिलेटेड गुड्स हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? फिर उसके बाद हमने रिलेटेड गुड्स के टाइप्स पढ़े थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एंड जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं विच आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, यानी जिनको हम कंज्यूम साइमल्टेनियसली करते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। एंड मैंने आपको उसका प्राइस डिमांड रिलेशनशिप बता दिया था कि सर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के गुड्स की डिमांड में क्या चेंज होगा, और वाइस वर्सा। ऐसे सब्स्टिट्यूट का भी हमने डिस्कस किया था। थर्ड जो मेजर पॉइंट था मैंने आपको डिस्कस किया था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करें तो सर हमने इनकम को दो अलग अलग मीनिंग समझे थे इनकम के, एक्चुअल इनकम एंड रियल इनकम। एक मिनट, लास्ट क्लास जो बच्चे थे, एक्चुअल इनकम का मतलब क्या समझाया था मैंने, व्हाट इज एक्चुअल इनकम? प्रीति, एक्चुअल इनकम क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज एक्चुअल इनकम? उसमें चेंज हो या ना हो? ना हो। अच्छा पांडे जी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल लो, जब मैं एग्जाम्पल पूछ लूं तो बताएंगे नहीं, वैसे एग्जाम्पल में ही खेलते रहेंगे। पड़ोसी, यस, एक्चुअल इनकम का मतलब हमारी एक्चुअल अर्निंग में क्या आना, चेंज आना। आप सैलरी की बात करो, हमारी सैलरी बढ़ गई या सैलरी कम हो गई तो वो हमारी क्या होती है, एक्चुअल इनकम में चेंज आना, राइट? अच्छा, रियल इनकम क्या होती है? तो रियल इनकम होती है, इनकम में चेंज नहीं आता रियल इनकम, और इनकम में चेंज आता था एक्चुअल इनकम। वाह 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 भाजी, तुसी की गाल कर रहे हो? तारे गिनो, तारे किन्ने? 4 5। अच्छा सुशील कुमार, रियल इनकम छापे हैं ये छापे, कितना घर जाके पढ़ रहे हैं ना हम। सर वो आपने ना अभी ये लिखवाया नहीं ना, अभी आपने ये लिखवाया नहीं तो हम कैसे पढ़ते, है ना? अभी तो समझा ही था। बहाना तो पूरे हैं हमारे पास, मेरे पे बंदूक छोड़ दो तुम सीधा। नहीं लिखवाया ना मैंने अभी, मैं तो ये चेक करना चाह रहा तुम्हारी मेमोरी फ्राइडे से लेकर और मंडे तक कितनी आप रिकलेक्ट कर पाते हो नहीं कर पाते। आ रहा हूं नकुल, तेरे पास भी आ रहा हूं, टेंशन मत ले। हाँ सुशील, परचेजिंग पावर,
अच्छा मुस्कान, यस हमारा जो रियल इनकम है, मीनिंग क्या है, चेंज इन द परचेजिंग पावर, राइट। द मोमेंट यू सेड चेंज इन द परचेजिंग पावर, इट मींस द आंसर इज करेक्ट। अब उसको एक्सप्लेन करना है, तो सर हमारी एक्चुअल इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, हमारी एक्चुअल इनकम रिमेन्स सेम, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिख रखा है आप लोगों के लिए कि सर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, 50 रुपए पर केजी मिल्क लेते हैं और हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं 2 केजी, यानी इसका मतलब 100 रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं। इसका मतलब हमारा इनकम का कितना पोर्शन खर्च हो रहा है, 100 रुपीज, राइट। क्या हुआ कि सर जो मिल्क है ना उसका प्राइस कम हो गया, मिल्क का प्राइस कम हो गया, लेट्स से 25 रुपीज हो गया, तो हम सेम इनकम में अब ज्यादा मिल्क परचेज कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे, 4 केजी। करेंगे या नहीं वो बात की बात है, हमारी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन कर पाएंगे। तो यहां पे हमारी एक्चुअल इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट हमारी क्या हो रही है, परचेजिंग पावर, यानी इनकम रिमेन सेम, एलोकेशन रिमेन सेम, बट उसमें मेरी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। दैट इज नोन एज चेंज इन द रियल इनकम। मेरी रियल इनकम में चेंज आ गया। रियल इनकम इज रिलेटेड टू परचेजिंग पावर, नॉट द एक्चुअल इनकम। एक्चुअल इनकम रिमेन्स द सेम। और मैंने आपको बताया था जब हम ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल इनकम एंड नॉट द रियल इनकम, यानी हमारी एक्चुअल इनकम में चेंज आ रहा है, वो फैक्टर की बात कर रहे हैं। क्योंकि रियल इनकम का यूसेज कहां आएगा, रियल इनकम का यूसेज आएगा जब हम डिस्कस करेंगे सर रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर, वहां पे हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे। तो अभी हमारी पिक्चर से रियल इनकम गायब है, एक्चुअल इनकम। अब उसके बाद हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या डिस्कस किया था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में डिस्कस किया था कि अगर हमारी इनकम कंज्यूमर की चेंज होती है, ठीक है सर, इनकम बढ़ती है, हम मान के चलते बढ़ती है, तो सर उस केस में सर हमारे गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। तो उसके एंगल से हमने डिस्कस किया था कि सर एक्चुअल इनकम के एंगल से गुड्स को हमने डिस्कस किया था, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, इंफीरियर एंड सुपीरियर। मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स को नहीं बोलते। मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स कैन बी एनीथिंग, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होंगे। और मैंने आपको बताया था कि सर इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप होता है। इट मींस दैट इफ माय इनकम इज इंक्रीज्ड, मैं अपने एग्जिस्टिंग गुड्स को दोबारा डिमांड नहीं करूंगा, उससे बेटर गुड्स की तरफ मूव कर जाऊंगा। द मोमेंट मैं बेटर गुड्स की तरफ मूव कर रहा हूं, तो सर जिन गुड्स को मैंने डिमांड नहीं किया, जिन गुड्स को मैंने छोड़ दिया, वो गुड्स मेरे लिए क्या है, इंफीरियर हैं। और जिन गुड्स की तरफ मैं मूव कर गया, वो गुड्स क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। एंड दैट कैन बी नॉर्मल गुड्स, दैट कैन बी लग्जरी गुड्स। इट टोटली डिपेंड्स कि मैं किन गुड्स की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख लेना, इंफीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी गुड्स नहीं होता है। मैंने एग्जांपल भी बताया था, मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल बताया था कि अगर हम आईफोन 5s यूज कर रहे हैं, इनकम बढ़ गई, हमने आईफोन 10 खरीद लिया, तो मेरे लिए 5s इंफीरियर गुड्स हो गया, बट 5s कोई लो क्वालिटी गुड्स नहीं है, राइट। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टीवी, मैंने टीवी का भी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये सारी चीजें आपकी सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो आपको अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, सर आपको बोला गया इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, 4 ऑप्शंस हैं। तो सर उसमें आपका एक जो ऑप्शन थी नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप, हमेशा ध्यान रखना, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जिनका इनकम के साथ रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, वही गुड्स क्या कहलाए जाएंगे, इंफीरियर। दे आर नॉट लो क्वालिटी गुड्स। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये लो क्वालिटी गुड्स की बात नहीं हो रही। ज्वार बाजरा जो रट्टा मार रखा है, ये उसकी बात नहीं। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं। इंफीरियर का मतलब है कि सर मैंने गिवन इनकम में सर उसको दोबारा डिमांड नहीं किया, मैंने उससे बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज कर लिए। तो जब मैं बेटर क्वालिटी की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं जिनको छोड़ रहा हूं, जिनकी डिमांड दोबारा नहीं कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है, इंफीरियर। बट दूसरे वाले, सामने वाले पर्सन के लिए वो आज भी क्या हो सकते हैं, सुपीरियर गुड्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो उसको यूज कर रहा है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जिन्होंने फ्राइडे की क्लास मिस की थी, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया था। फ्राइडे को किसने मिस किया था क्लास, 1 2, ठीक है सर। तो ये हमारा इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स की एक्सप्लेनेशन थी, हमने ये डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद जाते जाते हमने एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था, अगर आपको ध्यान हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर का जैसा टेस्ट प्रेफरेंस होगा, सर उसी के अकॉर्डिंगली वो डिमांड करेगा। और मैंने एक चीज बताई थी कि जो ये 2 वर्ड्स है, दोनों का यूसेज अलग अलग है। टेस्ट जो वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू ईटेबल्स। अगर हम खाने पीने की चीजों की बात करते हैं,
तो उससे रिलेटेड टेस्ट वर्ड यूज होता है। एंड प्रेफरेंस वर्ड नॉन ईटेबल्स, अदर देन ईटेबल्स के लिए हम प्रेफरेंस वर्ड बोलते हैं। तो अब ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर का सर जिस तरफ ईटेबल्स में टेस्ट होगा वो उसी चीज को डिमांड करेगा, ठीक है सर। और नॉन ईटेबल्स में लाइक मैं अगर बात करता हूँ फैशन की, आपने पढ़ा हो ना चेंज इन फैशन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फैशन इज रिलेटेड टू प्रेफरेंस। फैशन कभी खाने से रिलेटेड नहीं होता, सोचना कभी इसके बारे में ना। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का यहाँ पे दोनों का रेफरेंस इकट्ठा इसलिए देने का रीजन है कि दोनों का इफेक्ट सेम होता है, दैट्स वाई एक ही पॉइंट बना रखा है। बट टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर मुझे खाना खाना है तो हमें जो भी शाही पनीर कुछ भी, तो सर जो हमें टेस्टी लगता है, हमारी जीभ को अच्छा लगता है, हम उस चीज की डिमांड करेंगे। सीधी सीधी बात है, हम ये नहीं बोलेंगे आई प्रेफर, ठीक है। एंड जहां पे हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं या कोई और मोबाइल खरीद, बिकॉज मोबाइल इज वेरी टेस्टी, ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, बिकॉज आई प्रेफर आईफोन ओवर द सैमसंग फोन। तो सर प्रेफरेंस वर्ड वहां आती है जहां पे नॉन ईटेबल्स की बात होती है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है। यानी जो कंज्यूमर है इन दोनों में से जिसके लिए भी पॉजिटिव होगा, यानी इसके लिए टर्म यूज करते हैं फेवरेबल होगा, तो सर उसकी डिमांड करेगा। जिसके लिए वो फेवरेबल नहीं होगा उसकी डिमांड नहीं करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये अलग अलग पॉइंट भी बन सकते थे, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंस, बट उन्होंने इसलिए ये रखा होगा, मेरा जो मानना है क्योंकि इनका रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है, बट मीनिंग अलग अलग है, यूसेज अलग अलग है वर्ड्स का। क्लियर है पॉइंट सबको? टेस्ट एंड प्रेफरेंस यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, हमारा मेजर टॉपिक खत्म हो गया था। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है, दैट इज द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का मतलब रेजिडुअरी होता है, यानी इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, और उसमें दो पॉइंट्स थे, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये नंबर की बात कर रहा है कि जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस एरिया में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। से फॉर, आई होप सो सबने नाम सुना होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अगर हम दिल्ली की बात करें, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, ये सारी क्या है, चेन्नई, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है सर। इसका मतलब यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा तो हर प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या है, ज्यादा है, राइट। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वन सच फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब सर हमें एज अ, मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो हमें बिजनेस कहां खोलना चाहिए, बिजनेस ऐसी जगह पे खोलना चाहिए जहां पे उस प्रोडक्ट की क्या हो, डिमांड, राइट। अब हम जाके अंडमान निकोबार में बिजनेस खोल लें तो वहां तो लोग ही नहीं है इतने, तो हम क्या, हमारा बिजनेस चलेगा? पॉइंट समझ आ रहा है? अब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, अब कल क्या हुआ, मैं एक्चुअली कल मुझे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो उनके किसी, वो भी पीएचडी वगैरह कराते थे, वो भी प्रिंसिपल रिटायर्ड थे और बहुत अच्छे पीएचडी वगैरह कराते, तो उनके किसी स्टूडेंट ने एक्चुअली कल वृंदावन में वो रहते हैं, तो उन्होंने उनके लिए एक रखा हुआ था पूरा प्रोग्राम, तो हम पूरी फैमिलीज इन्वाइटेड थी, तो कल मैं वृंदावन गया, तो कल मॉर्निंग में वहीं थे, तो वहाँ पे मैंने देखा, मतलब अब तो मैं बहुत टाइम बाद गया हूँ वृंदावन। कहते हैं ना कि मतलब लाइफ इज़ अ वेरी बिग सर्कल, तो मतलब उनके स्टूडेंट ने मतलब रखा हुआ था, तो कल वैसे ही लंगर वगैरह चल रहा था, तो मैं बैठा हुआ था। कोइंसिडेंस है, मतलब कहते हैं ना छोटी सी जगह है पूरी वर्ल्ड, तो मैं बैठा हुआ था, तो एक कोई लंगर बांट रहा था लड़का, तो उसने आके मेरे पैर छुए। मैंने कहा पता नहीं कौन है, तो आप पुनीत सर हैं? मैंने कहा हाँ। तो सर आपने शायद पहचाना नहीं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 2012 में उसने मेरे से फाउंडेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो मथुरा में ही है। तो मैं कहा तुम यहाँ कैसे? कह रहे सर आप पहले बताओ आप यहाँ कैसे। मैंने कहा एक्चुअली जिन्होंने रखा है ना, जयेश अग्रवाल जी उनका नाम था, तो जिन्होंने रखा है ये फंक्शन मेरे फादर इन लॉ के लिए रखा है। कह रहे हैं अच्छा, कह रहे हैं जिन्होंने रखा है फंक्शन वो मेरे मामा जी हैं। मतलब मेरे फादर इन लॉ के स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट का भांजा मेरा स्टूडेंट। तो अभी वो सीएस की और लॉ की यहाँ हाई कोर्ट में एलएलबी भी हैं वो, तो सुधांशु खंडेलवाल नाम है उनका, तो वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ पे कहाँ जाके चीज़ें जुड़ती हैं, मतलब तो मैंने कहा बेटा प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है यहाँ पे? कह रहे सर यहाँ तो हो ही नहीं सकती। एक्चुअली मथुरा में रहता है, तो मथुरा में से हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं, मथुरा आगरा से बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा सर यहाँ तो बहुत छोटी, जैसे आपको बताया जगह छोटी है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस उनकी कहाँ है? दिल्ली में। तो आप सबको भी जो भी छोटी छोटी जगह से आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको काम तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचो कि आपको अपने घर पे वहाँ पे काम,
काम है वहाँ पे, लेकिन उस लेवल का काम नहीं है जिस लेवल पे आप करना चाहोगे, ठीक है। काम है वहाँ छोटी जगह, और हमारे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपनी ही जगह पे रह के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल नैनीताल से बहुत स्टूडेंट्स हैं हमारे। नैनीताल आगे आता है हल्द्वानी, ठीक है, तो हल्द्वानी में बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ के जो पहले कंपनी सेक्रेटरी थे हमारे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे, मतलब, और झांसी छोटी जगह है लेकिन वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे गिन सकते हैं हम कंपनी सेक्रेटरीज को, ठीक है। तो जिसने जैसे आप कोई भी मान लो अपनी छोटी जगह पे आया, तो ये मत सोचना मैं छोटी जगह से आया हूँ तो मैं कोई वो हो गया। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे छोटी जगह से आते हैं ना, वो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन हमारे जो इंस्टीट्यूट है ICSI वगैरह, वहाँ पे भी जो ICSI वगैरह में जो भी पोस्ट पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, वो छोटी जगह से आए हुए हैं। तो ये अपने अपना ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाना कि हम क्योंकि छोटी जगह से तो हम compete नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ यू हैव द गट्स, आप सब कुछ कर सकते हो, और बड़ी से बड़ी जगह से आके भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा दिल्ली का होगा वही दिल्ली में अब्जॉर्ब कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको बताने की कोशिश। तो मेरा ये कहना है कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वन सच फैक्टर, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझा दूँ कि आपको भी दिल्ली में सेटल होना पड़ेगा। अब कल की और बात बताता हूँ। अब वही चीज़ होती है बच्चों की मेंटालिटी। एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, लड़की थी, उसके प्रोफेशनल के 2 ग्रुप्स क्लियर हो चुके हैं, एक रह गया। सर ट्रेनिंग चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बताओ, अपना रिज्यूमे भेज देना, मेरे पास आते रहते हैं, मैं भेज दूंगा। इनफैक्ट मेरी वाइफ के पास भी शायद ओपनिंग हो, तो मैंने कहा भेज दूंगा मैं। सर बस एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ? मैं कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। तो सर वो ना मेरे पापा ना, मैं समझ गया, जैसे उसने बोला मेरे पापा ना, मैं समझ गया। मैं कहा कहाँ रहती है बेटा? सर मैं रघुबीर नगर रहती हूँ। मैंने कहा पापा कहाँ तक जाने देंगे? पापा ना CP से ज़्यादा दूर जाने नहीं देते। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर मैंने एक ही लाइन बोला, मैं कहा बेटा फिर CS का कोर्स किया क्यों? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रही हूँ? वेन यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, इधर CA CS कुछ भी, तो बेटा ये जो डिस्टेंस का जो खेल है ना, ये बंद करना पड़ेगा। मैं कहा बेटा अपने पापा से मेरी बात करा दी बेटा, क्योंकि तुम रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, तुम चॉइस नहीं रख सकते। मतलब बैगर्स कांट बी चूजर्स ना। आप कहो तो आपके घर ही ट्रेनिंग दिलवाएं, फिर ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। मैं कहा अपने पापा को समझाओ बेटा कि CP से दूर भी जाना। अच्छा एक बार बताओ, मान लो CP में भी आपकी लगवा दी, लेकिन उन्होंने क्लाइंट लोकेशन पे भेज दिया, क्लाइंट लोकेशन गुड़गांव है, तो जाओगी नहीं बेटा? मैंने आगे क्वेश्चन पूछा, नहीं सर मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या बोलता? अब उनके फादर को, उन्होंने अपना पापा को आगे कर दिया, मतलब पापा का नाम ले लिया, मैं क्या बोलूँ उनके अगेंस्ट? खुद सोचो। मैं कहा अच्छा, मैं कहा स्टाइपेंड कितना एक्सपेक्ट? सर अच्छा मिल जाए, स्टाइपेंड भी बढ़िया चाहिए। तो मैं कहा अच्छा, अब ऐसे को क्या आंसर दें? अब बच्चे का दिल भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है, क्या आंसर दें? मैं कहा अच्छा बेटा कोई आएगा तो बताऊंगा, जबकि मेरे पास 2 वैकेंसीज थी। क्या बोलूँ बताओ? अब मैं जिसके पास भेजूं वो मेरी गुडविल पे रखेगा, लेकिन बाद में वो मेरे को क्या बोलेगा, पुनीत यार क्या भेज दिया यार, बच्चा कहीं जाने को राजी नहीं है। क्लाइंट लोकेशन तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पेरेंट्स को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बॉयज़ के साथ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन गर्ल्स के साथ थोड़ा सा रहता है। मैं भी समझता हूँ, मेरी खुद की भी सिस्टर CS है, लेकिन अगर हम ये ओपन अप नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? CA में तो ऑडिट पे दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, CS में भी है। मेरी वाइफ हर मंथ में एक चक्कर पुणे का, चेन्नई का, अभी पीछे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होके आई हैं, तो लगता है उसमें जाना पड़ेगा। गुजरात कितनी बार, सूरत जाना पड़ता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स वगैरह होते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज के, तो जाना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि ये, तो उसके लिए पता है 2 प्रॉब्लम है। एक तो पेरेंट्स थोड़े से नो डाउट कई ट्रेडिशनल होते हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा एटमॉस्फेयर का डर होता है। देखो ये चीज़ तो मैं तो एक ही लाइन में भगवान के ऊपर विश्वास रख के बोलता हूँ कि कुछ होना है ना बेटा, वो अपने घर में भी हो जाएगा, कुछ नहीं होना ना तो कभी नहीं होगा इस दुनिया में। हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है बस। द मेन थिंग इज दैट
कि भगवान ना करे हम इस सिचुएशन में फॉल करें। अगर सिचुएशन में फॉल करें तो हमारे पास वी आर ब्रेव इनफ, समझदार, ताकत से नहीं दिमाग से, क्योंकि वहां ताकत नहीं चलने वाली है, वहां दिमाग चलने वाला है कहीं पे भी। और बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक ही सिचुएशन की बात नहीं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे दिमाग से, पेशेंस से काम, घबराना नहीं है सिचुएशंस का। और गर्ल्स के साथ थोड़ा सा है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल डर, बट यही लाइफ है, रहना तो यही है। बुरे हालात कहाँ नहीं है, सब दिल्ली दिल्ली का नाम लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ दिल्ली में इतना क्राइम नहीं है जितना और स्टेट्स में, जाके देखो। वो तो दिल्ली क्योंकि राजधानी है ना, तो रिपोर्ट हो जाता है। मैं कल ही गया, मैंने देखा मथुरा वृंदावन में क्या हो रहा था, मैंने देख लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, वहां दूसरे तरीके का क्राइम है, वहां चोरी है। 50 रुपए पार्किंग के हैं, 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं। क्यों भाई? मैंने कहा है 200 रुपए लिखे हुए? मेरे ड्राइवर ने बोला सर ये 200 रुपए बोल रहे हैं, 50 रुपए लगते हैं, हर बार हम आते हैं, और पर्ची भी 50 की दे रहा है। भाई तो 200 की दे पर्ची, क्योंकि कल संडे था, भीड़ थी। तो चोरी तो कैसी भी हो सकती है। अब भगवान के वहां जाके और आप ऐसा काम कर रहे हो उस जगह पे, तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। और गर्ल्स खासकर, जिनके भी पेरेंट्स थोड़ा सा भी इस चीज में हेजिटेंट हों कि भाई डिस्टेंस एक मैटर करता है, तो प्लीज आप लोग उन्हें समझाओ। और एक प्रॉब्लम आज की जनरेशन में भी है, पेरेंट्स इसलिए भी डरते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ये डर लगता है कि बच्चा कोई गलत कदम ना ले। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पेरेंट्स को ट्रस्ट क्रिएट करना। मेरे पास ना फाउंडेशन में अभी संडे की क्लासेस होंगी ना, अभी स्टार्ट हो जाएगा संडे वनडे भी, जब एक्स्ट्रा क्लास होंगी, तो मेरे पास पेरेंट्स के फोन आना शुरू हो जाते हैं। सर ये बच्चा आया था, सर ये संडे को क्लास में थी, कंफर्म करने के लिए, सर प्लीज आप नाम मत बताना। कई बार बच्चों की भी गलती होती है कि वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं करते, विश्वास वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा कहीं भी जा रहा है, ब्लाइंड फेथ है, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप क्रिएट करोगे तो फिर देखना आपको कोई रोकेगा भी नहीं अच्छे काम करने से। और वो आप जब पढ़ोगे अच्छे से, ईमानदारी से सिंसियरिटी से, दिखावे के लिए नहीं, तो ये चीजें, सारी चीजों को मिला के एक अच्छा प्रोफेशनल बनोगे। ये नहीं कि सिर्फ किताबें 4 पढ़ ली, सीएस बन गए तो अच्छे प्रोफेशनल बन गए। अब आज देखो, वो बच्चा 2011-12 में मेरे से फाउंडेशन पढ़ा है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल यहाँ नहीं पढ़ा हो, वो अपने वहीं पे ही पढ़ा था, ठीक है। तो उस बच्चे ने मुझे याद रखा, 5 साल में उसमें भी बहुत चेंज आ गया होगा, मेरे में भी आया होगा, लेकिन वो याद, यही हमारी कमाई है। मेरे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे, तो वो यही बोले कि अरे टीचिंग में ना यही, और वो ऐसे ही पापा की भी बातें कर रहे थे कि भाई देखो उनके शिष्य ने कैसे किया है। उनका यही कमाया हम लोगों ने, और क्या। पैसा इतना नहीं कमाते, पैसे तो बिजनेसमैन बहुत कमाते। मेन एक टीचर के लिए एक यही चीज़ होती है कि उसके अगर स्टूडेंट्स अगर 10 साल 20 साल 5 साल जब भी मिले, वो मिलके एक, कई बार तो आजकल तो बच्चे क्या हो गए, अब तो जनरेशन ही चेंज हो रही है, वो तो सामने से ही खिसक जाते हैं, पता नहीं जैसे कुछ कर देगा कोई। आजकल सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर वाला हिसाब हो गया। तूने मेरे को फीस दी, मैंने तेरे को पढ़ा दिया, थैंक यू वेरी मच, दोनों तरफ से। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, सीधी बात। और वही फिर हमें मिलता भी है। देखो कल मेरे को तो रात को इतनी शांति की नींद आई होगा, वो देखो मेरा बच्चा कहाँ पे बेटा सेटल्ड है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरा बच्चा कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, अचीवमेंट है हमारे लिए। पैसा तो यार देखो उसने फीस दी, क्या दी होगी, क्या चलाया क्या, तो ये चीजें आपको, ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के। वो लाओगे तो देखना बेटा, हम लाइफ से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो ना, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना पांडे जी? लाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है सबको। फॉरगेट द एक्सपेक्टेशन। रोज एक नया दिन, कुछ अच्छा करने के लिए आओ, कुछ अच्छा करके जाओ, ईमानदारी से। सबको झूठ बोल सकते हो, अपने आप को नहीं, बस, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा सर अलाउ नहीं करते हैं, और अगर मेरे बात करने से शायद वो अलाउ कर दें, तो आई एम ओपन, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो उस कंडीशन पे है कि आप मेरा और उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे। ये चीज भी बहुत होनी चाहिए। मान लो हमारे रिगार्ड में कर दें, लेकिन बाद में तुम उल्टा सीधा कांड करे आओ, है ना, तुम्हारे कोई भरोसे थोड़ना है। हाँ हाँ, नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं बोलते हुए शर्म आती है।
कई तो इतने महान होते हैं, माँ बाप से फीस ले ली, सर फीस तो दिल्ली में 25,000 रुपए की है, ठीक है, और हमने कितनी रखी हुई है 20, ठीक है, वन टाइम में कितनी है 18, ठीक है ना, सब है ना, खुला है सब कुछ, सबको पता है, ठीक है ना। वहां से 25,000 मंगा लिए, वहां से 30,000 मंगा लिए, क्या कर रहे हैं, दिल्ली में मजे कर रहे हैं। और ऐसा केस है, एक ने तो अपने पेरेंट्स को मार दिया था। हाँ यस, उत्तम नगर का केस है, एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट था भाई साहब, उसने क्या किया, सर मेरी तो मदर ही नहीं है, सर प्लीज डिस्काउंट दे दो, दे दिया जी हमने डिस्काउंट। सब्जेक्ट जो भी उस टाइम की फीस थी, 13-14 साल, 13-14 ईयर टू 2013-14 की बात है, ठीक है, तो हमने 50% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसने अपने घर से पूरे पैसे ले रखे हैं, और एक दिन कोइंसिडेंटली उसकी मदर का फोन आ गया मेरे पास, मैं भी घबरा गया, भाई हम तो ये, एंड मैंने एक ही लाइन बोली इंग्लिश में पहले तो, आर यू टॉकिंग फ्रॉम हेवन, ऐसे। तो उसकी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, पुनीत जी क्या बोले, आप स्वर्ग से बोल रही हैं, मतलब आपके बेटे ने तो ऐसे ऐसे कर रखा। अच्छा भाई साहब, कहते ना चोरी पकड़ी तो जाती है। कोई बच्चों को होता भाई डिस्काउंट 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 दे दो, चलो जी दे दिए। जेन्युइन केस है, हम हमेशा तैयार हैं भाई, किसी के पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, ऐसे ग्राउंड, अच्छा यही ग्राउंड होने चाहिए ना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर क्यों दें, लॉजिकली बताओ। जिनके पेरेंट्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्काउंट देने में, अपना प्रूफ लाएं हमें दें, क्योंकि हम प्रूफ भी अब मांगना शुरू किया है, पहले नहीं होता था, क्योंकि बच्चों ने बहुत बेवकूफ बनाया, ठीक है। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अगले दिन देखो तो उनके एडिडास के जूते हैं, रीबॉक के जूते पहन के आ रहे हैं। भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, जूते कैसे पहन रहा तू रीबॉक के, सब पता चल जाता है, कपड़ों से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आपने एक बार झूठ बोल दिया, हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ठीक है डिस्काउंट दे दिया, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए फर्क पड़ गया, क्या, हमारे पास तो अब उसके लिए कुछ नहीं है, पढ़ ले, थैंक यू वेरी मच, बस। कल को वो हमें ट्रेनिंग के लिए कुछ अप्रोच करे, कुछ करे, डू यू थिंक सो हमें सपोर्ट करना चाहिए? अरे भाई उस बच्चे ने हमें ही झूठ बोल दिया, तो हम जिसके यहां इसको रेफर करें तो पागल बना देगा सबको, और हमारा नाम खराब होगा। तो झूठ एक ही बार चलता है बेटा, ये ध्यान रख लेना, जब पकड़ा गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं। तो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, आप सबको ही बोल रहा हूं, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली रहो, पॉजिटिव रखो, अच्छा बुरा सबके साथ होता रहेगा, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, फ्यूचर पता नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जीते हैं ना, क्यों टेंशन लें, किसी का कर्जा थोड़ी ना देना है। एक बात, अपने लिए जियो, अपने पेरेंट्स के लिए जियो, बस। अच्छा करो, रोज कुछ अच्छा करो, कुछ भी अच्छा जो तुम्हें लगता है, सर हमें तो बर्गर खाना अच्छा लगता है, अच्छे काम की बात करो, कुछ भी, ठीक है, करने की कोशिश करोगे, देखना। और पढ़ाई उसमें से एक चीज है, ये अगर ये कर रहे हो ना तो आपको पता नहीं आप कहां जाओगे, लेकिन हो सकता है आप भी कुछ ऐसा कर जाओ फ्यूचर में जिससे कि किसी और को भी सपोर्ट मिले। बहुत कुछ है, लाइफ इज अ सर्कल, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ जो समझ गया वो समझ जाएगा, जो नहीं समझा तो भेड़ें तो ऐसे रोड पे तो रोज लोग चल ही रहे हैं, उसमें क्या है, वैसे में रहना। तो ये चीजें हैं। चलो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की डिमांड वहां ज्यादा होगी, सर्विसेज की डिमांड वहां ज्यादा होगी, दैट्स वाई वहां पे सर लोगों का मूवमेंट भी ज्यादा होगा। आपको अगर पता हो तो दिल्ली को, हमारी जो दिल्ली है, इसको बोलते हैं इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट इज नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक टर्म होती है, कॉस्मोपॉलिटन, सुना ये वर्ड? दुबई को बोलते हैं इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, सुना है? ओ अंग्रेजी के दानवों, एक तो अंग्रेजी भी तो तुम्हारी खतरनाक है, तुम्हारी अंग्रेजी का क्या करे यार, हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी का पता नहीं, है ना? तो किस दुनिया में रह रहे हैं? इंग्लिश मिक्स, एसएमएस लैंग्वेज है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, गुड। तो मुझे बता दो कॉस्मोपॉलिटन, किसी को पता हो? गूगल करके, गूगल फटाफट, आजकल हम डिपेंडेंट ही गूगल पे,
गूगल ही बताएगा थोड़े दिनों में हमने सूसू पॉटी भी कब करना है। नकुल, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड सुना है बेटा? नहीं, आज ही सुना है सर आपके मुंह से। आप बेटा? सुना सुना है, सेम सेम। अच्छा सुना बेटा। कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली वर्ड क्या है? कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे मैक्सिमम आबादी उस जगह की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आके लोग रहते हैं, वहां पे टर्म यूज होती है कॉस्मोपॉलिटन। अगर आप दिल्ली को देखें ना, दिल्ली को, तो दिल्ली की आबादी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ की है। पता है आपको? 2-2.5 करोड़ होगी है दिल्ली की आबादी। कल फ्रांस जीत गया ना वर्ल्ड कप, क्रोएशिया जो हार गए, ठीक है, उस कंट्री की आबादी 40 लाख है, और वो 40 लाख में वर्ल्ड कप में पहुंचे हुए हैं, और हम 130-35 करोड़ की आबादी वाले 97 नंबर पे हैं अभी फुटबॉल में। सोच रहे हो कितना पीछे हम लोग? 40 लाख की आबादी, मतलब हमारे उनकी 5 टाइम कंट्री मिला देना पॉपुलेशन को, तो हमारी दिल्ली बने। यूपी को तो छोड़ ही दो, एमपी को तो छोड़ ही दो, है ना, बड़ी स्टेट्स है ना। और अच्छा सर, ये बड़ी है, अच्छा ये भी तो नहीं पता। हाँ जी, कॉस्मोपॉलिटन बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पे वहां के खुद के पैदाइश, उस सिटी की जो बर्थ होते हैं वो कंपैरेटिवली लोग कम होते हैं, बाहर की स्टेट से लोग आके ज्यादा रह रहे होते हैं। तो आज आप हमारी दिल्ली को देखोगे ना, तो दिल्ली में दिल्ली वाले बर्थ वाले लोग कम हैं, बाहर के लोग वाले सेटल्ड होके दिल्ली में ज्यादा आए हुए हैं। लाइक हमारा जो मेन स्टेट्स यहाँ पे रह रहे हैं लोग, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, ये 4 जो मेजर स्टेट्स हैं ना सर, और यूपी और बिहार सबसे ज्यादा यहाँ पे है। और ये लोग ऐसे हैं जो कि हर लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब यूपी और बिहार वाले, हरियाणा वाले भी, ठीक है, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी। और ये लोग अगर अपनी अपनी वापस सिटी में चले जाए ना, तो दिल्ली बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इतनी डिपेंडेंसी है। दिल्ली इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, जहां पे हर स्टेट से लोग आके अपनी लाइफ जो है, अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। सेम विद दुबई। दुबई इज ऑल्सो, वहां के लोग कम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके, खासकर हमारे एशिया से बहुत लोग वहां पे सेटल हुए, राइट। तो दैट इज व्हाट। तो ये साइज ऑफ द पॉपुलेशन की बात हो गई। कंपोजिशन, आई होप सो कंपोजिशन वर्ड तो पता होगा सबको। व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब है मिक्सचर। मिक्सचर इन द सेंस दैट कि सर पॉपुलेशन में यंग जनरेशन ज्यादा है, ओल्ड जनरेशन ज्यादा है, मिडिल एजेड ज्यादा है, इन्फेंट्स ज्यादा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो सर अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक ऐसा एरिया जहां पे एजिड पीपल ज्यादा रहते हैं, जहां पे एजिड पीपल ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे किन प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी? जो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, जो उनसे, लाइक मेडिसिन, लाइक हॉस्पिटल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स की ज्यादा, जो स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी जो एजिड पीपल के लिए यूजफुल होगी, ठीक है सर। अगर उस एरिया में हम पिज्जा, बर्गर ये खोल दें, तो वो प्रोडक्ट कम बिकेंगे, क्योंकि एजिड पीपल ऐसी चीजों को ज्यादा लाइक नहीं करते, राइट। अब उल्टा लेते हैं, यंग पीपल्स अराउंड, यंग का मतलब हो गया, मान के चले कि सर 18 से लेके और 40-45 तक की जो एज के लोग हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, मिडिल एज की भी बात कर रहे हैं, तो सर ये लोगों के पास तो ऐसे लोगों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक मोर कार्स की डिमांड यहाँ ज्यादा होगी। उसके अलावा खाने पीने की अच्छी चीजें, क्योंकि वैरायटी इसी टाइम पे खाई जाती है, क्योंकि 50 के बाद तो लोग शुगर हो जाती है, खराब हो जाता है मामले सारे, ठीक है। और जैसे जनरेशन खत्म होती जा रही है आजकल, तो 20, मेरे को तो लगता है 20 के बाद ही सांस चढ़ने लग जाता है सर, लिफ्ट चला दो, लिफ्ट, है ना। जिस हिसाब से तुम लोगों के स्टेमिना है ना, खत्म हो मामले। तुम्हें 10 किलोमीटर भगा देना, तो 10 किलोमीटर में 10 बार गिर जाओगे। 10 किलोमीटर तो बहुत दूर है, 1-2 किलोमीटर में सांस ऊपर नीचे, है ना, ऐसी होता है ना बरखा, नहीं आधे किलोमीटर में। चलिए, सो कंपोजिशन कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज द मेन पॉइंट। तो कंपोजिशन का मतलब है वेयर, किस तरीके के लोग रह रहे होंगे। यंग पीपल रह रहे होंगे तो वहां यंग पीपल वाली डिमांड ज्यादा होगी,
ठीक है सर, अगर जहां पे एजिड पीपल रह रहे होंगे वहां एजिड पीपल से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो सर उसके अकॉर्डिंगली डिमांड क्या होगी सर, चेंज हो सकती है। दैट इज व्हाट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल अबाउट। तो ये आपका लास्ट फैक्टर था, दैट इज अदर फैक्टर। एनी डाउट यू कैन आस्क, पूछ सकते हो। चलें जी आगे चलें। अभी हमने इसके नोट्स नहीं बनाए, आई थिंक नोट्स नहीं बनाए हुए ना, तो अभी इसके नोट्स बनाएंगे भी नहीं। अभी मैं एक और टॉपिक आज पहले पूरा करा देता हूं, ताकि हम लोग फिर उसके बाद पूरे नोट्स बनाएंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड अनदर वेरी गुड टॉपिक, नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सेप्शंस of law of demand. एक्सेप्शंस का मतलब समझते हो? हाँ जी, कमियां, अलावा। अच्छा, हिंदी में एक्सेप्शन को क्या बोलते? सुशील, तेरे से मेरे को उम्मीद है हिंदी में आंसर दे। पता है लेकिन याद नहीं आ रहा ना। और कोई? हिंदी में बोलते हैं अपवाद, हिंदी में बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, राइट? तो एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझो। कोई चीज लिखी है एज अ जनरल रूल, ठीक है सर, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है उसका रिवर्स, उसका उल्टा, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है? तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, यानी वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है? तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या था, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या था, किसकी, किस फैक्टर से रिलेटेड बात हो रही थी? प्राइस से रिलेटेड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? फॉल होती है, और वाइस वर्सा, प्राइस फॉल होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं एक्सेप्शंस। यहां एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा, अब हम कुछ कैटेगरीज की बात करेंगे। उन कैटेगरीज में जो भी गुड्स आएंगे, ठीक है सर, उन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट डज इट मींस? इवन इफ उन गुड्स की डिमांड, सॉरी, उन गुड्स का प्राइस बढ़ रहा होगा, ठीक है सर, उसकी डिमांड या तो कांस्टेंट रहेगी या डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम नहीं होगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये किस फैक्टर की बात कर रहा है? ओनली एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है सर, उसका ये अपवाद है, उसके ये एक्सेप्शंस हैं। कितने एक्सेप्शंस है याद है किसी को? कुछ? एक मिनट, हाँ जी बेटा कुछ बोल रहे हो पीछे। अच्छा प्लीज। अच्छा, गुड। हाँ जी, नोट करें। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में फर्स्ट है कॉन्स्पिशियस गुड्स, सेकंड है गिवन गुड्स, थर्ड इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, फोर्थ एक्सपेक्टेशन of price rise in future,
इमरजेंसी। बेटा नोट करो आराम से बिना आवाज के। कर लिया नालायक हो। ये जो कॉन्स्पेशियस गुड्स हैं इनको हम स्टेटस सिंबल गुड्स भी बोलते हैं। सुना है नाम? कॉन्स्पेशियस नेसेसिटी को हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, हो गया जी? हाँ जी। तो आई थिंक ये नाम सुने हुए तो लग ही रहे होंगे आप लोगों को, सबने, इसमें कोई खास ऐसा नहीं है, बस इसमें ये समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। हम इन पांचों पॉइंट्स में ये पढ़ने की बात कर रहे हैं कि इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि सर इन प्रोडक्ट्स के, इन गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो जरूरी नहीं है कि डिमांड फॉल हो जाए। डिमांड पे दो चीजें रह सकती हैं, या तो इट रिमेन्स कांस्टेंट या वो डिमांड क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, अब कई बच्चे सर ये बोल देते प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये सर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। सप्लाई कैसे बन जाएगा? सप्लाई हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि ये चीज हो जाएगी। सो बस आपको ये बात होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड घटती है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पे इट रिमेन्स कांस्टेंट और वो बढ़ भी सकती है, राइट। एंड उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, आई होप सो सब लोगों ने ये सुन रखा होगा, इसके बारे में आप लोग ही मुझे बता दें तो बहुत अच्छा होगा, मेरी एनर्जी सेव हो जाएगी। स्टेटस सिंबल गुड्स, कॉन्स्पीशियस गुड्स क्या होते हैं? जल्दी, शाबाश, खत्म करेंगे इसको, ये टॉपिक खत्म करके जाना है आज पूरा। घड़ी यूं आएगी गिरेगी तेरे पे। यस, कौन बताएगा बेटा? बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा, और कोई? हाँ, डायमंड किसने बोला था? हाँ बेटा बता, डायमंड से बहुत प्यार लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, शिनचैन। सोशल सिंबल। हाँ सुशील, क्या कह रहा है? प्लीज।
ओके, एनीवन एल्स? सन्नाटा। कोई और? हाँ जी। अच्छा, चलो मान लेते हैं जो बोला गया आप द्वारा, सबके द्वारा। अच्छा, थर्ड क्या है? अभी सेकंड को तो भूल जाओ, थर्ड क्या है? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये क्या है? हाँ हाँ, बोल बोल शाबाश, ये नहीं कर रहा। नहीं नहीं, सही बोल। आगे क्या लिखा है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब समझते हो? दिखावा। तो दवाई दिखावे के लिए तो नहीं, नहीं ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा। और कोई? कनिका, थर्ड पॉइंट। अच्छा और कोई? हाँ नकुल, कुछ बोलना बेटा? यही बोलना कि नहीं आता सर। डॉली पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं, इधर वाला गैंग कोई? हाँ बेटा, आगे दोनों में से कोई नहीं? हाय राम, एक्चुअली है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये आज के जमाने के हिसाब से ना समझाया नहीं गया। आज का जमाना मतलब प्रेजेंट लाइफ, मॉडर्न इरा। जो ये बेसिकली अब हम इसको समझते हैं, देखो, स्टेटस सिंबल गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया गोल्ड का, डायमंड का, आपने एग्जांपल दिया एसी का। आज एसी स्टेटस सिंबल है। आज हमारे घर में एसी है, आज की लाइफ में क्या वो स्टेटस सिंबल है? सोच के देखना लॉजिकली। आज हमारे पास गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड की, आप में मेरे ख्याल से काफी गर्ल्स ने पहना होगा कुछ ना कुछ डायमंड का, छोटा मोटा जो भी। डू यू थिंक सो आज की डेट में ये क्राइटेरिया स्टेटस सिंबल है? सोचो, मतलब मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है बुक में मुझे भी मालूम, जो लिखा है आपने वो सही बताया, बिल्कुल सही बताया, उसमें कोई कमी नहीं है। बट प्रैक्टिकली थिंक अबाउट इट, क्या ये स्टेटस सिंबल है आज की डेट में? हां, आज से अगर 20-30 साल पहले बात करते, देन इट वॉज अ स्टेटस सिंबल। तो किताबें तब की लिखी हुई है, ठीक है जी, वही सेम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहानी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स लॉ नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स आती नहीं। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से हमें चेंज भी तो समझना पड़ेगा। आज किसी के घर के आगे मारुति 800 खड़ी है कार, क्या वो स्टेटस सिंबल है? लेकिन अगर 20 साल पहले मारुति 800 खड़ी होती तो क्या वो स्टेटस सिंबल होती? 20 साल पहले तो अगर स्कूटर भी खड़ा होता तो भी स्टेटस सिंबल। आज हमारे घर में एलईडी टीवी है, क्या वो स्टेटस सिंबल है? मैंने एलसीडी की नहीं बात, एलईडी जो आजकल लेटेस्ट चलते हैं एलईडी। लेकिन आज से 20 साल पहले अगर कलर टीवी भी होता था ना,
तो एक स्टेटस सिंबल होता था। हमारे घर में, हमारी गली में, अब तो हम शिफ्ट हो गए, जिस गली में हम पहले रहते थे, पहला ब्लैक एंड वाइट, पहला कलर टीवी हमारे घर में आया था। तो लोग यूं देखने आए थे जैसे किसी सुपरस्टार को देखने आ गए। यस, सोसाइटी हैज चेंज्ड अ लॉट। अगर आप अपने घर में मम्मी पापा से पूछो, आप तो, आपका बर्थ तो 2000 के आसपास का है, जो 90s का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे घर में, किसी के घर में वीडियो चलता था ना, वीसीआर आता था, वीसीपी आते थे, तो अगर वीडियो चलता था ना तो पड़ोस वाले लोग भी आगे देखते थे, ऐसा होता था। आज नेटफ्लिक्स, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज से 20 साल पहले किसी घर केबल होता ना, हाय राम तेरे घर इतनी मूवीज आती हैं, आज कितना कॉमन है। तो जो आप लोगों ने आंसर दिया है ना बच्चे, वो आंसर बुक के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, कोई कमी नहीं है उसमें, लेकिन हमें कुछ और भी समझना है, राइट। तो अब आज के अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट में बच्चों को ऐसे समझाता होता हूं, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, स्टेटस सिंबल, एक्चुअली जो स्टेटस सिंबल वर्ड है ना, स्टेटस सिंबल, ये रिच क्लास के लिए है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए नहीं है। पुअर क्लास के लिए तो वैसे ही कुछ नहीं होता, और पुअर क्लास बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन, और मिडिल क्लास में भी ना दो होते हैं, अपर मिडल, लोअर मिडल, राइट। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, ये बेसिकली रिच क्लास से रिलेटेड पॉइंट है। पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है। और जो थर्ड पॉइंट है ना, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये जो कीड़ा होता है ना डिमॉन्स्ट्रेशन का ज्यादा, ये मिडिल क्लास वालों को ज्यादा होता है, राइट। स्टेटस को मेंटेन करना, वो कीड़ा किसको होता है? रिच क्लास वालों को, खासकर लेडीज को। उनके आपस में किटीज होती है, किटीज, सो कॉल्ड किटी, किटी पार्टीज, किटीज, हाउसवाइफ जो होती है, वहां स्टेटस। अब मिडिल क्लास में भी किटीज होती हैं, वहां डिमॉन्स्ट्रेशन। दोनों में डिफरेंस है प्लीज। तो स्टेटस सिंबल गुड्स की बात करें, जो आपने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है, बट एग्जांपल्स आर नॉट करेक्ट। आज की डेट में डायमंड, गोल्ड, एसी, ये सब स्टेटस को मेंटेन नहीं करते हैं। आज की डेट में स्टेटस का मतलब कुछ और है। स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस का मतलब आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसी के घर कार है, कार नहीं, हाई एंड कार, BMW, ऑडी, इस टाइप की अगर गाड़ियां हैं, वो एक स्टेटस को मेंटेन करने वाली बात है। तो स्टेटस सिंबल गुड्स जो हैं, वो वही लोग खरीदते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है खरीदने की। इवन दो प्राइस इंक्रीज भी होंगे, क्योंकि उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, दे डू नॉट माइंड बाइंग सच गुड्स। उस टाइम पे वो उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। दैट इज व्हाट द स्टेटस सिंबल गुड्स आर ऑल अबाउट। बट आज की डेट में स्टेटस सिंबल का मीनिंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो गया है। रहने के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, आप अगर अच्छी सोसाइटीज में रह रहे हैं तो दैट इज अ ग्राउंड ऑफ स्टेटस सिंबल। अगर आज ऐसी आप नॉर्मल घरों में, मैक्सिमम सब नॉर्मल में ही रहते हैं, नॉर्मल मतलब एक विदाउट सोसाइटी रह रहे हैं, तो वो स्टेटस सिंबल नहीं है, राइट। तो वो चीजें आज की डेट में स्टेटस सिंबल का मीनिंग डिफरेंट हो चुका है। हाई एंड, अब जैसे डायमंड है, डायमंड बोल दिया, डायमंड में भी हाई एंड डायमंड बहुत होते हैं। अब किसी के पास 1 करोड़ रुपए का डायमंड है, किसी के पास 5,000 रुपए का डायमंड है, तो व्हाट विल बी स्टेटस सिंबल टुडे? वो जो जिसका हाई एंड है। तो बेसिकली पहले डायमंड सोचता भी नहीं था कोई 20 साल पहले। डायमंड की ज्वेलरी गोल्ड की बनती थी, सिल्वर की बनती थी। आजकल गोल्ड को कोई पूछता है? इन्वेस्टमेंट के लिए है, ज्वेलरी के लिए गोल्ड बहुत रेयर बनाई जाती है कहीं ना कहीं बीच में। अब आज आप देख लो, कोई भी आप अगर अंगूठी बनवाते हो, कुछ भी बनाते हो, कहीं ना कहीं उसमें डायमंड के स्टड्स वगैरह कुछ आते हैं। आज की डेट में डायमंड की, जबकि देखा जाए तो गोल्ड इज मच बेटर देन डायमंड, बट स्टिल डायमंड तो क्या है? पत्थर ही तो है। गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, रीसेल वैल्यू, बट स्टिल
लोगों को सर वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन आज की डेट में वो स्टेटस नहीं है कि मेरे पास डायमंड की अंगूठी है, तेरे पास गोल्ड की अंगूठी है, मेरा स्टेटस ज्यादा, तेरा स्टेटस कम, ऐसा कुछ। हाँ, उसमें एक्सेप्शन फर्दर है कि अगर आपको डायमंड की अंगूठी है जिसमें कि आपने डायमंड ही 10 लाख रुपए, 20 लाख का, 50 लाख का डलवा रखा है, इतने इतने हैं 20-20, 25-25 लाख रुपए के पत्थर, विश्वास, ज्वेलर्स का विश्वास है बस, और कुछ नहीं है क्या, वो पत्थर ही तो है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द स्टेटस सिंबल गुड्स आर ऑल अबाउट। तो बेसिकली स्टेटस सिंबल गुड्स बिलोंग्स टू रिचर क्लास, एंड जो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है ये मिडिल क्लास फैमिलीज का है। और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज आज की डेट में ना एसी जो है ना वो नेसेसिटी हो गया, बट इसमें अब क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का बढ़िया से डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब खासकर ये भी लेडीज के ऊपर ज्यादा होता है, और वो लेडीज जो घर में हाउसवाइफ होती हैं। आपके घर में मम्मी, मेरे घर में मम्मी, सब जनरली सबकी हाउसवाइफ, एक्सेप्शन कैन बी देयर, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली एक के घर में लेट्स से कलर टीवी है, पड़ोसी को देखा जाता है, पड़ोसी के घर में स्मार्ट टीवी आ गया, शाम को आए पापा, है ना, पापा को क्या खबर दी मम्मी ने, पड़ोसी के घर टीवी आ गया है, कौन सा, स्मार्ट टीवी, इस ब्रांड का, 1 हफ्ते का टाइम है, ये तो 1 हफ्ते बाद रोटी बंद, मतलब मम्मी फैल गई। इसका मतलब वो 1 हफ्ते में क्या हो जाना चाहिए, टीवी आ जाना चाहिए, कौन सा वाला, और उससे ज्यादा स्मार्ट। उसने 40 इंचीज वाला लिया, हम 44 वाला लेंगे, उसने 48 वाला लिया, उसने सैमसंग लिया, हम सोनी लेंगे। नो डाउट वो टीवी इज अ नेसेसिटी, बट कहीं ना कहीं हम उसको ना इस वर्ड की वजह, डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से लेते हैं। पापा ने दिला दिया, डिमांड खत्म नहीं होती। फिर मम्मी को अगले दिन पता चला बगल वाले पड़ोसी ने नया सोफा लिया, एल शेप सोफा बनवाया, एल शेप, यूं वाला एल। शाम को पापा आए, फिर उन्हें खबर मिल गई, इसका क्या, मम्मी फिर फैल गई, क्या हमें यू चाहिए, उनका इधर से मुड़ा हुआ, हम पूरा यू, इवन तो हमारे जगह ना हो, मेहमान आते हैं, बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, कम से कम अच्छा लगेगा। फिर मम्मी ने अल्टीमेटम दे दिया हफ्ते का। तो दिस इज अ प्रोसेस। बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कुछ नेसेसिटीज हैं, कई बार इवन तो हमारे पास वैसी चीज होती है, लेकिन हम अगल बगल वालों को देख के, ये रिच क्लास वालों में नहीं होता, कहां होता है, मिडिल वालों। उनके स्टाइल अलग है, हमारे स्टाइल अलग है, मिडिल क्लास वालों के स्टाइल अपने अपने होते हैं, बट स्टाइल तो है, ठीक है। तो इसीलिए 2 पॉइंट्स अलग अलग हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड कॉन्स्पिशियस, मतलब जो मिडिल क्लास वाले हैं उनकी फाइट है ना, नेसेसिटीज जो चीजें होती हैं ना उनको फर्दर बेटर करने की होती हैं। जो रिच क्लास होते हैं उनकी नेसेसिटी तो उनको दूसरे हिसाब किताब दूसरे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस। मैंने ये जो समझाया आप लोगों को आज के जमाने के हिसाब से बताया है कि आज प्रैक्टिकली क्या चलता है। आज प्रैक्टिकली आप देख लो, अपने घरों में झांक के देख लो, कहीं ना कुछ ऐसा इंसिडेंस सबके हुआ होगा, राइट। सर आपके घर में, हाँ जब हम छोटे होते हमने देखा है, होता था, उसमें क्या है, उसमें कोई वो नहीं है, होता है। तो ये चीज एक ह्यूमन नेचर है बेसिकली, और कुछ नहीं है। मैंने लेडीज का इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि जनरली, और वो भी हाउसवाइफ, क्योंकि उनके पास करने धरने को कुछ नहीं होता। इन द सेंस ऑफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी मदर भी हाउसवाइफ है,
इन द सेंस कि दे आर फ्री इन द सेंस सब घर का काम कर लिया, उसके अलावा पड़ोसी से तो बात करेंगे और किससे बात करेंगे, और जब पड़ोसी से बात करेंगे तो 4 लोगों की बात होती है। हाँ भाई फलां का बेटा क्या कर रहा है, फलां की बेटी क्या कर रही है, अच्छा उसकी बेटी दिल्ली चली गई, अच्छा क्या कर रही है, सीएस कर रही है, सीएस ये क्या होती है, उसके बेटे के तो नौकरी लग गई, तुम्हारा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, ये कब तक पढ़ता रहेगा, वो तेरा क्या लेना देना, तेरे घर का कोई लेना देना है, वो जाने, उनका काम जाने, है ना। तो ये चीजें तो सबके साथ हुई होंगी, कईयों के साथ हो भी नहीं होंगी, होता है ऐसा। वो बिगड़ जाएगा दिल्ली जाके लड़का, संभाल लेना उसको, तू मामा लग रहा है, अपने खुद के बच्चे पढ़े नहीं ना, दूसरे के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। जिनके पेरेंट्स ये बोल्ड स्टेप लेते हैं, खासकर गर्ल्स, कि बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, तो पहली बार जब पेरेंट्स आते हैं ना, मेरे से मिलके जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना, ये ध्यान यहां तक है, आगे तो बच्चे को खुद देखना है, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग इज जो उनके खासकर नेबर्स भी नहीं, रिलेटिव्स, ओहो बड़े क्लोज वाले, उनका 12वीं पास नहीं किया लड़का या लड़की, ना कर सकता है, तो कहते हैं ना कि खुद का तो कुछ हुआ नहीं, दूसरे का भी नहीं होने देंगे। यह बहुत बड़ी हमारे ड्रॉबैक है और रिलेशंस में, इसीलिए आज की डेट में रिलेशंस बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज की डेट में फ्रेंड्स नेबर्स फिर भी बेटर काम आते हैं एज कंपेयर टू रिलेटिव्स। कईयों को तो रिलेटिव्स पता ही नहीं होंगे, बुआ चाचे के अलावा और कोई रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है। और खासकर बुआ, नहीं मामा जी तो जनरली अच्छे होते हैं, तू एक्सेप्शन है, तू एक्सेप्शन है। सारी लड्डू खिलाने चाहिए तुझे बेटा, नहीं नहीं मैं तो वही बोल रहा हूं, खासकर जो बिल्कुल क्लोज वाले होते हैं ना, जलन इन्हीं को होती है, बहुत क्लोज वाले, वो दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं। मैं एक जनरल रूल, भैया मैं किसी के पर्सनल मैटर में बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल जो सोसाइटी का एटमॉस्फेयर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपके आसपास कोई ना कोई जरूर होगा ऐसा, आप हर एक किसी को खुश नहीं कर सकते। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं प्लीज। तो वही वाली चीजें हैं, तो वही दिखावे जो है ना हमारी सोसाइटी में आके और मिडिल क्लास में आके ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पैदा करते हैं, एंड इसीलिए यहां पे मजबूरी में आके हमें वो भी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है सर। अगर ना भी खरीदे चल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, इवन दो उसके प्राइस क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो। तो ये चीजें हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेकंड पॉइंट को अभी मैं होल्ड करके रख रहा हूं, गिवन गुड्स को। पहले फोर्थ एंड फिफ्थ को आज खत्म कर लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आई होप सो सबको इसका मीनिंग भी पता होगा कि सर कई कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी शॉर्टेज होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए लगता है कि क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी तो फ्यूचर में प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इवन तो आज भी महंगा है तो हम इंक्रीज प्राइस पे भी उसको क्या करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज एंड इट लीड्स टू, एक टर्म यूज होती है होर्डिंग। होर्डिंग सुना है? HOARDING, होर्डिंग। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्डिंग का मतलब है कि सर कई लोग इसको एज अ स्टॉक, जो बिजनेसमैन होते हैं स्टॉक रख लेते हैं, फिर महंगा होगा और बेचेंगे और बेचेंगे और मोर प्रॉफिट अर्न करेंगे। इट इज नॉट लीगल, ठीक है सर। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर भी जो है ना, ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है, आई होप सो सबने सुना हुआ होगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल कैलेमिटीज। इमरजेंसी इज रिलेटेड टू नेचुरल कैलेमिटीज। समटाइम व्हाट हैपन इज कि सर हमारे इंडिया में आपको पता है डाइवर्सिटी है, एक किसी स्टेट में बाढ़ आई होती है, आजकल तो देखो पूरा इंडिया ही बाढ़ में बाहर है, ठीक है ना। एक किसी स्टेट में सूखा होता है, ड्रॉट, ठीक है, या तो फ्लड्स आ रखे होते हैं, ड्रॉट हो रखा होता है, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं। इन नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से क्या हो जाता है सर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्कैर्सिटी हो जाती है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन, इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। एंड उसके अलावा एक इमरजेंसी की सिचुएशन ये हो सकती है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी इंडिया की, ठीक है, या
किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपस में लड़ाई होगी गुटों में, ठीक है, उस जगह पे जम्मू एंड कश्मीर में खासकर होती रहती है, आपको पता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन भी वन सच सिचुएशन है इन विच गुड्स के प्राइस इवन दो इंक्रीज होते हैं, लोग उसकी डिमांड को क्या नहीं करते, कम नहीं करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट जो कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो सर एक्सेप्शंस में हमने फर्स्ट पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया एंड फिफ्थ पढ़ लिया। एक पॉइंट हमारा रह गया गिफ्ट इन गुड्स का, इसे अभी मैं होल्ड करूं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आगे सुलानी मैम की क्लास है आपकी, ठीक है। सो गिफ्ट इन गुड्स का टॉपिक को छोड़ के एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हमारा जो फैक्टर्स वाला है, फैक्टर्स वाला पॉइंट पहले उसको लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद गिफ्ट इन वाले गुड्स को समझेंगे, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।